हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का टॉपिक शाम में। आज बात करने वाले हैं लेखपाल एग्ज़ाम के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट सर हैं जो लेखपाल में हैं। जानेंगे इनसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, लेखपाल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या होता है, साथ ही साथ क्या इनकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी रही, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू श्याम। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम प्रताप सिंह है और मैं किशनपुर अलीगढ़ से रहने वाला हूँ। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने बीएससी कंप्यूटर्स किया है और प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज कर रखे हैं। ठीक है। और फ़िलहाल मैं अभी 2016 से एज ए लेखपाल की जॉब में हूँ। ठीक है सर, लेखपाल पोस्ट काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है, क्या स्पेसिफिकेशन है लेखपाल पोस्ट के लिए? अगर इसके पॉपुलर होने के तो बहुत सारे कारण हैं। जो मुझे समझ में आए वो 3 कारण महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला कारण कि ये आपको होम डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरा कारण इसका जो इसमें रेस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, जो लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं। और तीसरा कारण जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप कार्य कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन अगर हम देखें कि गांव में रहती है और लोग बाग गांव में सर्व करना चाहते हैं, तो ये सारे कारण हैं लेखपाल की जॉब के पॉपुलर होने के। ठीक है सर, लेखपाल पोस्ट के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होना जरूरी है और साथ ही साथ कितनी एज लिमिट होना जरूरी है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 12th क्वालिफाई किए हुए हों आप। और एज वाइज बात करें तो आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो और 40 वर्ष से नीचे नीचे हो। तो ये 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट हैं आपको अपीयर होने के लिए एज लेखपाल की भर्ती के लिए। तो गाइज अच्छा मौका है, अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप लेखपाल एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सर लेखपाल एग्जाम का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितने स्टेज में एग्जाम कंप्लीट होता है? जब हमने रिक्रूट हुए थे तो उस टाइम पे 2 स्टेजेस थी। पहला स्टेज आपका रिटन एग्ज़ाम था, दूसरा स्टेज था आपका इंटरव्यू। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आया है इसमें काफ़ी बदलाव के साथ आया है। बदलाव ये हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उन सब के लिए एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जिसको पैट बोला जाता है। पैट 2021 पहला एग्ज़ाम था। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है और बेसिस किया है, परसेंटाइल गेन किए हैं, उनका कट ऑफ लेखपाल के नोटिफिकेशन के साथ ही बता दिया गया है कि इतने परसेंटाइल से ऊपर वाले लोग मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सिंगल स्टेज अब एग्ज़ाम बचा है जिसमें अब प्रीलिमिनरी क्वालिफाई करने के बाद केवल और केवल आपको मेंस क्वालिफाई करना है। और मेरिट बेस में अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो यू विल बी रिक्रूटेड और आप सिलेक्टेड हो जाते हो। सर पीटी एग्जाम है जो प्रीलिम एग्जाम है, कितने सब्जेक्ट आते हैं? सर बिगनर स्टूडेंट के लिए इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें? हाँ, पैट एग्ज़ाम में अगर मैं बताऊँ तो 2021 जो हमारा पैट एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 99.4 परसेंटाइल गेन किया है। और इसमें जनरली आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड जीएस। और 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके, 2 घंटे होते हैं आपके, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसके लिए आपको बेसिक्स किताबें हैं और जो 10th तक जो आपका जीके वगैरह है, इंग्लिश वो है, आपका हिंदी है, आपको प्रिपेयर करना होता है और उसी की बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है सर, लेखपाल का जो मेंस एग्जाम है यही सब्जेक्ट हैं, क्या सब्जेक्ट थोड़े से चेंज हैं? सब्जेक्ट इसमें काफ़ी बदलाव है। आपका जो पैट में इंग्लिश एग्ज़ाम हो, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो लेखपाल में नहीं है, उसकी जगह पे केवल और केवल रूरल डेवलपमेंट है। और बाकी आपका जीएस है, आपका हिंदी है, आपका मैथ्स है और प्लस रूरल डेवलपमेंट है। इसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे का समय होता है और 25-25 ईच कवर करता है। सर जीएस सब्जेक्ट है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। तो जीएस सब्जेक्ट को सर कैसे पढ़ें और कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए? अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, शॉर्ट है, तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। जैसे जीएस के लिए आपको लूसेंट की बुक रेफ़र करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप वाइडली कवर कर सकते हैं, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक पढ़ने की हैबिट डेवलप होगी और जीएस की अंडरस्टैंडिंग होगी। जीएस केवल रटने से आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आपके पास अगर हैबिट है वो लिंकिंग वाली,
तो आप लिंक कर पाएंगे और चीज़ें आपके अनुकूल होती जाएंगी। एक टाइम के बाद आपको जीएस काफ़ी कंफर्टेबल होगा। जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको आता है तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका टाइम सेव कर देगा ये और सब्जेक्ट में देने के लिए। जैसे मैथ्स आपका टाइम टेकिंग है, अगर जीएस आपका स्ट्रांग है तो मैथ्स भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा एग्ज़ाम ड्यूरेशन में। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे टाइम दे पाओगे। ठीक है सर, जीएस सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। करंट अफेयर्स सर कितने मंथ तक का पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर अगर मैं बोलूँ तो महासागर है, और महासागर को लांघना या पढ़ना पार करना असंभव कार्य है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चूज़ी होना पड़ेगा। पहले तो हमें एक प्रीवियस एग्ज़ाम देखने पड़ेंगे, पैटर्न कैसा है, किस टाइप के किन टॉपिकों से हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन है, स्पोर्ट्स का सेक्शन में आपका नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, उनका वेन्यू कहाँ है, उनका डेस्टिनेशन कहाँ है। दूसरा हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, इंडियाज़ फर्स्ट, इंडियाज़ सेकंड, और जिन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मेडल वगैरह हासिल किया है, तो ये सारे हमारे करंट अफेयर के पार्ट होते हैं। दूसरा चीज़ जो करंट अफेयर में आपको फोकस करना है, जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जो इवेंट हुए हैं वो ज़्यादा आपको कैच रखना है। अब वोमेन जो फर्स्ट हैं वो आपको कैच करना है, और प्लस इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे क्या किया है, किस इंडेक्स में कौन सा पोजीशन है। तो ये सारा चीज़ें आपको फोकस रखना है कि करंट अफेयर में एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, इंडिया का रोल, इंडिया के लोगों का रोल, प्लस इंटरनेशनली जो इवेंट्स हुए हैं वो। तो अगर आप इन सब चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो करंट अफेयर भी आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें जो नया सब्जेक्ट जोड़ा है रूरल डेवलपमेंट, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज, सर काफ़ी इसमें किस रिलेटेड से हमें पढ़ना है इसमें? रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, 3-4 सोर्सेज हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। सबसे पहला सोर्स जो इकोनॉमी का सेक्शन है हमारा, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और जिसमें रूरल अर्थव्यवस्था है, आप उसको डीपली पढ़िए। दूसरा आपका जो हमारे पंचवर्षीय योजना रही है शुरुआत से, पंचवर्षीय योजनाओं में रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। दूसरा आज़ादी से लेके आज तक किसान सम्मान निधि के लॉन्च होने तक, और आ, ग्राम ग्राम विकास योजना से लेके, तो ये सारी की सारी आपको लॉन्चिंग डेट, उनका मोटो और उनका उद्देश्य, ये सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। ये रूरल डेवलपमेंट का पार्ट है। प्लस तीसरा जो लोकल इनिशिएटिव किए गए हैं रूरल लेवल पे, जैसे आपका पंचायती राज है, पॉलिटिकली देखें तो पंचायती राज ने बहुत एम्पावर किया है लोगों को, तो ये भी पार्ट होगा आपके डेवलपमेंट का। और रूरल एरिया से जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़ आपका रूरल डेवलपमेंट का पार्ट बनेगी। ठीक है सर, मैथ सब्जेक्ट है तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। अच्छे नंबर कैसे एक्वायर करें मैथ सब्जेक्ट में, एंड आपने क्या क्या चीज़ फॉलो किया मैथ सब्जेक्ट के लिए? मैथ्स के लिए अगर आप मैं ने एलिमेंट्री लेवल से शुरू किया, बेसिक से शुरू किया, तो RS अग्रवाल फॉलो करी। उसमें जैसे मैं छोटे छोटे टारगेट बनाता था, जैसे एक शिफ्ट लगाई, जैसे उसमें 20 क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन के बाद सॉल्व करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो वो लुक आफ्टर किए जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने इसकी हैबिट कल्टीवेट करी, और हैबिट कल्टीवेट करने के बाद पूरी एक्सरसाइज एक साथ लगाने लगा, और इसके साथ साथ मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती गई और मैं काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। मैथ्स का तो ये है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज चैप्टर अगर आप बहुत अच्छा कर लेते तो उसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में है। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में रहेगा, फिर डिस्काउंट में रहेगा, प्लस फिर उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट में रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा। तो ऐसे करके आप चलिए, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप में वहीं ख़त्म नहीं हो जा रहा, उसका एप्लीकेशन बहुत जगह काम आएगा। तो उस हिसाब से करिए। और मैथ्स का तो सिंगल एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस मोर, यूल हैव गुड हैंड इन मैथ्स। और इतना प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व हो जाए। तो गाइस समझ सकते हैं, मैथ के लिए आपको बेस पे अपना ध्यान रखना है, बेस फाउंडेशन आपको ड्यूरेबल बनाना है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाएं। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट मतलब देखने में लगता है हिंदी बहुत ईजी है, लेकिन इतना ईजीली होता नहीं है। कैसे प्रिपेयर करें हिंदी के लिए? सबसे हार्ड लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो हिंदी होता है।
और क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो हमें लगता है कि आसान है, आसान नहीं है। इसमें बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं और वही मेजर रोल प्ले कर देती है एग्ज़ाम में। तो ये है कि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं और बहुत कम टाइम में उसका पूरा का पूरा सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए 25 क्वेश्चन है तो आप ये टारगेट बना के चलिए कि कम से कम मुझे 23 सही करने हैं। और 24-25 क्वेश्चन इसलिए सही नहीं कर पाया क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स थे, मैंने तैयारी नहीं कर पाया था इस वजह से। तो इसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब पढ़िए। आदित्य पब्लिकेशन की किताब आप कम से कम 4-5 बार आप लगा लीजिए, उसकी उसमें जो प्रश्न है और जो उसका थ्योरी पार्ट है वो सारा लगा लीजिए। फिर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपके 22-23 क्वेश्चन उसी में से फंसे हुए हैं। तो ये बेटर बुक है, तो आई रेफ़र कि आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब पढ़ें। सर आपने सभी बुक्स के बारे में बताया, लेकिन सर घर पे जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं सर समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन के लिए। कैसे बनाए सर शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स, आप अगर थॉरोली कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास 100 पेजों की अगर कोई किताब है, 100 पेजों की किताब है और एक पेज आपने पढ़ा और आपको पता है उस पेज में केवल और केवल मेरे पास 3 या 4 पॉइंट थे। तो उन 3-4 पॉइंटों को ही सिर्फ आप एक पैराग्राफ में या एक पेज के ऊपर लिख लीजिए। मान लीजिए 100 पेजों की किताब आपने केवल और केवल 10 पन्नों में कर दी, तो आप ये मान लीजिए जिसने भी शॉर्ट नोट्स सेल्फ प्रिपेयर किया है तो उसने 10 पेजों में वो 100 पेजों का निचोड़ रखा है और वो विद इन ए फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स के अंदर वो 100 पेजेस वापस गो थ्रू करेगा। इतना इंपॉर्टेंस है शॉर्ट नोट्स का। और शॉर्ट नोट्स करने से हमारे पास ऐसा है, मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं और आपने पेज पलटा तो ऑलमोस्ट आपने 100 पेजेस यूँ ही ख़त्म कर दिए। तो इतना एडवांटेज है, तो ऑब्वियस है। और शॉर्ट नोट्स किसी के द्वारा बनाए हुए मत कभी भी पढ़िए। अगर आपने खुद बनाए हैं तो ही वो हेल्पफुल होंगे, वरना नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है और तो इसके लिए आप जैसे किताबें हैं जैसे लूसेंट है, उसमें दुनिया भर की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप उसको मगअप नहीं कर पाएंगे, आप उसको रट नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि आप वाइडली किताबें पढ़ें और उससे शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो आप लिंक भी कर पाएंगे और आपकी मेमोरी में वो काफ़ी लंबे टाइम तक एनहांस होके रहेंगे। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस पेपर से हमें ये एक आइडिया मिलता है क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन अधिक बन रहे हैं, चाहे जीएस है, मैथ है, अदर सब्जेक्ट से। तो कितने साल तक सर मिनिमम प्रीवियस पेपर लगाना चाहिए? साथ साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए कितना ज़रूरी है? जिस दिन आपका एग्ज़ाम है मान लीजिए उसे 1 महीने पहले हम शुरू करेंगे। 1 महीने पहले तो तकरीबन 30 प्रैक्टिस सेट मिनिमम रिदम में आने के लिए। तो डेली आप प्रिपरेशन अपना टॉपिक वाइज जो भी आपका चल रहा है। और मान लीजिए जब भी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, टाइमर सेट करिए और उसके साथ ईमानदारी रहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा बीच में ब्रेक लिए और फिर पूरा टाइम के साथ सेट करके लगाइए। फिर उसके बाद सेल्फ एवेल्यूएशन करिए कि कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं है, और पता लग जाएगा आपको कि किन टॉपिक्स मेरे कमज़ोर हैं, उन टॉपिक पे हार्ड वर्क करिए। बट ये डेली आप करेंगे और इतना अगर आपने कर लिया, 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो ऑलमोस्ट यकीन मानिए कि जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठे ही होंगे तो आपको ऑलरेडी 70 से 80% क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे या उस टाइप्स के लगा चुके होंगे। तो आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे एग्ज़ाम देते वक्त और अंदर ही अंदर फील कर रहे होंगे यस आई हैव डन इट। तो गाइस समझ सकते हैं प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जरूर लगाना। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है, लेखपाल पोस्ट के लिए क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले अगर ये ज़रूरी है, अगर लेखपाल की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो सबसे पहले नेचर ऑफ जॉब जान ले, वो एग्जैक्टली है क्या। तो नेचर ऑफ जॉब के अगर बारे में बात करेंगे तो ये पब्लिक डीलिंग की नौकरी है, और वो भी ग्रास रूट लेवल पे, एकदम ज़मीनी स्तर पे आपको काम करना है। और आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आँख हैं कान हैं, जो फैसले ऊपर लिए जाते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करते हो ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड की जो भी डाटा है, प्रॉब्लम्स हैं, आपकी रिपोर्ट के माध्यम से वो ऊपर तक जाती हैं, टिल सीएम टिल पीएम, इवन हमारे राष्ट्रपति साहब तक। और अगर और मैं बात करूं इसकी नेचर ऑफ जॉब की, ये काफ़ी डिमांडिंग होगा आपसे। आपके अंदर इनर विल होना चाहिए लोगों को सर्व करने का, प्लस दूसरा आपके पास एक एंथुजियाज़म होना चाहिए कि यस आई हैव टू डू इट। और 24/7 आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा।
इसके लिए। इसके साथ में इतना एफर्ट देने के बाद ये जॉब भी आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, एक रेस्पेक्ट देती है सोसाइटी में, एक नाम देती है आपको। और जब कोई आपको कार्य के लिए पूछता है तो आपको अंदर ही अंदर खुशी फील होती है कि हाँ मैं इसका काम कर रहा हूँ। और एम्पावरमेंट के लिए आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। जो भी हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो भी कमज़ोर तबका है जिसका हम विकास देने की बातें करते हैं, तो असल मायने में आप उसके विकास के लिए बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो गाइस समझ सकते हैं लेखपाल का कितना बड़ा वर्क प्रोफाइल है। ठीक है सर, दूसरा एक और है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेखपाल के साथ साथ किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो उनका पिनाकल पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो क्या ड्यूरिंग द जॉब में, लेखपाल की जॉब में क्या समय मिल पाता है किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए? हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर ये टाइम बाउंड जॉब है, मतलब इसके ड्यूटी आवर्स फिक्स हैं, तो ऐसा नहीं है। ये 24/7 की है। कभी भी अगर आपदा का सिचुएशन होता है तो आपको हो सकता है रात के 12 बजे भी जाना पड़े और सुबह के 6 बजे वापस आके और 10 बजे वापस आपको फील्ड में, दूसरे फील्ड में निकलना पड़े। तो इसके लिए आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसे ही हो सकता है आपके पास दिन में टाइम मिला तो आप दिन में पढ़ सकते हैं, अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप रात में पढ़ सकते हैं। तो एकदम फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं होके आपका फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। और ऑब्वियस है, क्यों नहीं, अगर अंदर विल पावर है तो आप एनी हाउ आप गेट थ्रू कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। बट ये मान के चलिए कि 24 घंटा है, 24 घंटे में से मुझे 2 घंटे देने हैं। तो 2 घंटे अगर देने हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, तो वो हो सकता है सुबह ही 4 बजे से 6 हों या रात के 12 बजे से 2 हों। तो ये आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करना पड़ेगा। बिल्कुल कर सकते हैं आप प्रिपरेशन। गाइज आपको बता दूं, प्रताप सर हैं ऑलरेडी पीसीएस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग द जॉब में इन्होंने प्री एग्ज़ाम क्लियर भी कर चुके हैं। मेंस एग्ज़ाम आई थिंक रह गया था कुछ नंबर से। हाँ जी, हाँ जी। मेंस एग्ज़ाम सर का कुछ नंबर से रह गया था। तो आप समझ सकते हैं लेखपाल, अगर आपको कोई डिटर्मिनेशन है, लेखपाल की जॉब के साथ साथ कोई अगली डिटर्मिनेशन है, उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है सर, आपका इतना लंबा स्ट्रगल रहा, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऑब्वियस है पेरेंट्स, जो आज की डेट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो दे आर अनएजुकेटेड बट स्टिल दे हैव मोटिवेशन। उनके अंदर भरोसा है कि नहीं, हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और काफ़ी जो लंबा करियर रहा तैयारी का, तो उसमें पूरा हमेशा साथ दिया, समर्थन दिया। तो ऑब्वियस है सबसे पहले पेरेंट्स एंड माई डियर एल्डर ब्रदर। No, these are the person who are helped me out in all my preparation और अभी तक भी। ठीक है, तो सर जो आगामी समय के लिए जो स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनका अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पा रहा है, प्री एग्ज़ाम भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, प्री एग्ज़ाम हो जाता है बट जो मेंस एग्ज़ाम में रह जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिसअपॉइंटेड रहते हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? नेवर लूज़ होप। शायद आज नहीं हुआ तो अच्छे के लिए नहीं हुआ, हो सकता है आप रैंक 100 पे आते, हो सकता है आप टॉप 10 में हैं, इस वजह से आपका नहीं हुआ। तो नेवर लूज़ होप। और एक मोटिवेशन ये कि जब कोई भी काम करने का मन नहीं करे तो वही काम ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि जो काम करने का मन नहीं करता सफलता उसके बाद ही मिलती है। तो गाइस समझ सकते हैं, बिल्कुल हार नहीं माननी है। ठीक है, हमेशा बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट रहना है, 100% आप सफल ज़रूर होंगे। और ये सब था प्रताप सर का पूरा एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो लेखपाल एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। एंड आई होप सर, आई होप डू वेल, नेक्स्ट टाइम यू विल बी डेफिनेटली क्लियर द पीसीएस एग्जाम। Thank you, Shyam. Thank you very much. And your channel is a beautiful channel, and I have seen it's very helpful to people who are don't know about anything, and they can enrich their knowledge. So keep rocking. Very good. ठीक है सर, प्रताप सर, मैं आशा करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जब भी डिस्कस हो आप पीसीएस ऑफिसर हों। Thank you, Shyam. Thank you very much. ठीक है गाइज, ये था प्रताप सर का, और आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो जरूर लिखे देना। एंड अभी भी और भी वीडियो लेके आएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ, जितने भी आपकी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं। लेखपाल का भी एग्जाम आपको 19 जून को कंडक्ट होने वाला है। अभी लेखपाल की और भी वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपकी अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।